हम 3 भाई थे। मेरे तीनों भाई देश से बाहर चले गए और वह हर महीने इतने पैसे बैंक अकाउंट में भेज देते कि मेरे और माँ के लिए काफ़ी होते। यूँ वह दिन जो हमने तंगी में गुजारी थी अब खुशहाली में बदल गई और यह सब मेरे भाइयों की वजह से हुआ। पापा हमारे बचपन के वक्त में ही गुजर गए थे और हमारी माँ ने लोगों के घर मेहनत मजदूरी करके हम भाइयों को पाला। फिर जब मेरे भाई जवान हुए तो यहाँ पर कभी उन्हें काम मिलता तो कभी ना मिलता। अब तो माँ की सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उनके लिए हम चारों का बोझ उठाना इतना आसान नहीं रहा था। मेरे भाइयों ने 7वीं 8वीं क्लास तक ही एजुकेशन हासिल करने के बाद स्कूल को छोड़ दिया था क्योंकि उनको पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी ना थी और ना ही स्कूल का खर्चा उठाने माँ की बस की बात थी। वो यहाँ पर सब्जी मंडी में काम करने लगे, लेकिन कमर तोड़ महंगाई ने ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल बना दी थी। अब माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी। उनकी दवाइयों का खर्च, बिजली गैस का बिल और मकान का किराया, ये हर महीने मुंह खोले हमारे सामने खड़े हो जाते। मैं क्योंकि सबसे छोटा था इसलिए उनकी परेशानियाँ सिर्फ सुन तो सकता था, लेकिन उन्हें हल करने में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर पाता था। हालात खराबी की तरफ दिन ब दिन जा रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दिन एक मुश्किल फैसला किया और कुछ जुगाड़ लगाकर बाहर देश चले गए। वो दिन मुश्किल थे, लेकिन जब उन्होंने पैसे भेजना शुरू किया तो माँ ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। अब हमारे घर के अच्छे हालात हो गए थे और रिश्तेदार भी हमसे बनाकर रखने लगे, जो तंगी और गरीबी के वक्त हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। अब घर में रुपये पैसे की कोई कमी ना रही थी। माँ ने मोहल्ले में एक अच्छे लोकेशन में छोटा सा बना बनाया घर खरीद लिया। मैंने इस दौरान एजुकेशन की इम्तिहान पास किया, लेकिन मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तो माँ ने मुझे दोबारा पेपर से देने को कहा, लेकिन मेरा लिखने पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो मैं बहाना बनाने लगा, मैं हर वक्त फ्री रहता था। अगले दिन को 2 बजे सोकर उठता और फिर नाश्ता करके मैं अपने दोस्तों की तरफ चला जाता और रात गए वहाँ से लौट कर आता। तो माँ ने भाइयों को कहा कि इसके लिए भी बिजनेस के लिए कुछ करो। तो उन्होंने मुझे मोबाइल की दुकान मोहल्ले में ही खोलने की मशवरा दिया। तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैंने फ़ौरन हाँ कह दिया और घर के करीब ही एक अच्छे से मेरी दुकान पर मोहल्ले के कुछ खराब लड़कों के साथ मेरी दोस्ती हो गई और जो हर वक्त ही मेरी दुकान में उठने बैठने लगे। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत रंगीन भी हो गई थी और मैं उस ज़िंदगी की तरफ खिंचता ही चला गया। पहले पहले तो ताश की मजलिस जमने लगी और फिर कई गलत खेल खेला जाने लगा। धीरे धीरे भूरा शरबत भी आम हो गया। माँ मेरे रंग ढंग देखने लगी तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वो मेरी शिकायतें भाइयों से भी ना लगा सकती थी, कहीं वह मुझसे झगड़ा ना करने लगे। इस डर से माँ चुप रह गई और मैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मनमानी और मौज भरी ज़िंदगी में डूबता गया। घर में कोई बड़ा तो था नहीं कि मुझ पर नज़र रखता। अब मेरी अक्सर रातें अपने दोस्तों के साथ कोठे पर भी गुजरने लगी और यूँ मैं बुरी संगत और बुरी शरबतों से होता हुआ सवाब तक भी पहुँच चुका था। माँ मेरे हालत के बारे में कुछ जान चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने मेरी शादी की फिक्र होने लगी कि अगर मैं बाल बच्चे वाला हो गया तो शायद सुधर जाऊँ और ख़राब रास्ते पर जाने से बच सकूँ। दूसरा वैसा भी घर के कामकाज करने अब उनके लिए आसान नहीं रहे थे। इसी दौरान माँ ने एक पहचान वाली से मेरे रिश्ते की बात चलाई। माँ घर घर जाकर लड़कियां देखने के पक्ष में नहीं थी। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती थी कि दूसरों के घर में जाकर उनकी बेटियों को किसी जानवरों की तरह टटोल टटोल कर देखा जाए कि हमारे बेटे के लिए काबिल है या नहीं। इसलिए माँ ने रिश्ते वाली को एक बात बहुत ही साफ अंदाज में बता दी थी कि हमें ऐसे ही घर जाकर जाना जहाँ पर लोग अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हो, समझदार और धार्मिक लोग हो। और माँ जिनके घर गई उनकी 2 ही बेटियाँ थी और उनके पापा खुद एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। यह एक बहुत ही सीधा साधा और अच्छा सा घराना था। माँ को उनकी बेटी बड़ी पसंद आ गई थी और अगली बार वह मुझे भी अपने साथ ले गई कि मैं भी जाकर खुद एक नज़र लड़की को देख लूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी ज़िंदगी शादी के बगैर भी बड़ी मस्त और रंगीन गुजर रही थी, लेकिन माँ के जिद की वजह से मुझे उनकी बात माननी ही पड़ गई। मैं माँ को लेकर वक्त पर जब उनके घर पर पहुँचा तो दरवाज़ा खोलने के लिए आने वाली लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ही हसीन जवान थी। उसके
धुलधुलाए चेहरे पर पानी किसी शबनम की तरह चमक रहा था। मैंने इतना मासूम हुस्न कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे देखता ही चला गया। मेरा यूँ देखने पर वह कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दे गई थी, तो माँ ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और फिर पलटकर उसका तारुफ मुझसे करवाने लगी। ये अंजलि की छोटी बहन रूपा है। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि अगर उसकी छोटी बहन इतनी खूबसूरत है तो खुदा जाने उसकी बड़ी बहन कितनी बड़ी अप्सरा। एक हलचल सी मचने लगी। एक लड़की ने मुझे बहुत ही आदर से नमस्कार किया और फिर हमें लेकर वह ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। माँ तो यहाँ पड़ोस में गई है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। उसकी आवाज़ इस कदर मीठी थी कि मुझे लगा कि जैसे मंदिर में घंटी सी बज गई हो। इतने में मेरे होने वाले ससुर, जिनकी उम्र लगभग 55 के करीब थी, ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और मुझे मेरे बारे में और बिजनेस के बारे में सवाल करने लगे। तो मैं बहुत ही इत्मीनान से उन्हें तो बताने लगा और मेरे दिल को हल्की फुल्की तसल्ली होने लगी। हमें बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई होगी, जवाब दिया। वह मुझसे काफ़ी इम्प्रेस नज़र आए, लेकिन मेरी नज़रें बार बार दरवाजे के साथ लगी हुई थी, जहाँ से गुजर कर अंजलि को अंदर आना था, लेकिन वह अंदर आ ही नहीं रही थी। मेरा सब्र बढ़ता ही जा रहा था। इतने में मेरी सास अंदर आई और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातचीत चल ही रही थी कि अंजलि काली रंग की मैक्सी पहने, सिल्क से सर पर जॉर्जेट का दुपट्टा लिए, ट्रे हाथ में उठाए अंदर दाखिल हुई तो मैं उसे देखकर हैरान ही रह गया। वो अपनी बहन से बहुत ही अलग थी। कद भी बस मुनासिब था और रंग भी दबा हुआ था और अपनी छोटी बहन के मुकाबले इतनी हसीन भी नहीं थी। लेकिन माँ उसे देखकर इतनी खुश हुई कि मेरा मूड ही खराब हो गया। भला हीरे को छोड़कर माँ ने मेरे लिए क्या पसंद किया है? मुझे अब माँ पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा। मैं ठीक ठाक हुस्न परस्त था और इस मामले में मैं किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना था। मैं और माँ वापस घर आए तो मैं माँ पर बिगड़ गया कि आपको जब अच्छी तरह से मेरे मिजाज का पता है तो फिर आपने छोटी के लिए बात क्यों नहीं की? तो माँ मेरी बात पर बहुत हैरान हुई कि लड़की के माँ बाप हमेशा अपनी पहली बेटी को बताते हैं ना कि आखिरी नंबर वाली को। जब पहली वाली का नंबर है तो वो अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भला क्यों देंगे? और फिर यह भी कितनी गलत बात है कि हम बड़ी के होते हुए छोटी का हाथ मांगे। इसमें क्या बुराई है? माँ, जो चीज़ पसंद होती है इंसान उसको ही मांगता है। ना हो तो मैं तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुकी है और शादी का पहला हक भी उसी का बनता है। आप कब से दूसरों के हुक्म की ठेकेदार बन गई हो? माँ, आप अगर छोटी की बात करती तो वह बड़ी का रिश्ता क्यों देते? मैं गुस्से में बोला तो माँ भी गुस्से में आ गई। तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें इन बातों की बारीकियाँ का एहसास नहीं है। अब आप मुझे बारीकियाँ समझाएंगी? मैं उठकर खड़ा हो गया तो मेरी माँ मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरी किसी बात को नहीं मानोगी? और फिर अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। तो मैं भी चुप हो गया, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं ज़रा सा भी ज़्यादा बोला तो उनका बीपी हाई हो जाएगा। लिहाजा मैं कमरे से निकल आया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गया। मेरे दोस्त की बार बार कॉल आने लगी। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरा आज किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि मुझे एक बिल्कुल मस्त फिश के बारे में बताया गया जो अभी अभी बाजार हुस्न में लाया गया था। उस बाजार की रोशन से भरी बहुत ही अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। वह भी बार बार मुझे फ़ोन करके अपने अड्डे पर बुला रही थी, लेकिन मेरा मूड बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गया। बार बार मेरी नज़र में वो धुला धुला सा चेहरा रूपा का घूमने लगता तो मैं अपने हाथ का जोरदार पंच दीवार पर मार देता। गुस्से से मेरी कनपटी आग जलने लगी कि आखिर माँ ने मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाली है। फिर मैं अपनी जेब से छोटी बोतल निकाली और एक सांस में ही ख़त्म कर डाली, लेकिन सीने में लगी आग तो जैसे बुझने के बजाय और तेज हो गई। सुबह मैं घर से निकलने लगा तो माँ ने मुझे आवाज़ दी, तो मैं पलटकर उनकी तरफ गया। मेरी लाल निगाहें देखकर वह मेरे दिली हालात समझ रही थी। आज नाश्ते के बगैर कहाँ जा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नाश्ता बना कर रखा हुआ है, वो नरमी से बोली। तो आपसे ये किसने कहा कि आप मेरे लिए नाश्ता बना कर रखे और इंतज़ार करें? मैंने उखड़े लिहाजे में कहा। तो माँ ने मुझे दुखी नज़रों से देखा। मैं उठकर जाने लगा तो वह आहिस्ता से बोली, अगर एक कप अपनी माँ के साथ चाय पी लोगे तो क्या हर्ज होगा?
तो मैं ना चाहते हुए भी उनके पास बैठ गया और फ़ौरन किचन में गया और मेरे लिए चाय गर्म करने लगी और साथ ही साथ अंडा फ्राई करने लगी और फिर नाश्ता ट्रे में रखकर वह कमरे में लेकर आई। तो मैं ना चाहते हुए भी नाश्ता करने लगा और वह मेरे सामने चुपचाप बैठकर मुझे नाश्ता करता हुआ देखने लगी। रोहन, तुम परेशान ना हो, मैं इस मामले का कोई ना कोई हल निकालती हूँ। चाय का सिप लेते लेते मैं एकदम से माँ के चेहरे की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। मैं आज उनके घर जाती हूँ और उनकी माँ से किसी तरह तुम्हारी ख्वाहिश का जिक्र करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा, मगर यह बात बहुत गलत है। लेकिन मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि कल मुझे उसका पछतावा हो, क्योंकि ज़िंदगी तो तुमको गुजारनी है। मैं तो आज हूँ, कल मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें दुखी देखकर तो मुझे मरकर भी सुकून नहीं आएगा। माँ की बातें सुनकर मैं उन्हें टोक दिया। ये आप हर वक्त क्यों मरने की बातें करती है? आपके पास कोई और अच्छी बात नहीं होती क्या? अच्छा अच्छा, ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं मुझे। पता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, माँ को भी चुप करवा देते हो। मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ माँ, लेकिन आपके लिए बच्चा ही रहूँगा। बस आप यह मरने वाली बात ना क्या करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो माँ खिलखिलाकर हंसने लगी तो मेरा दिल भी खुशी से हिलोरे मारने लगा। लेकिन रोहन, एक बात का ख्याल रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के खातिर वहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन अगर वह ना माने तो फिर मैं अंजलि के हवाले से किसी भी सूरत में इनकार नहीं करूँगी। यह बहुत ही गलत बात है कि पहले बड़ी बच्ची के रिश्ते के लिए बात की जाए और फिर छोटी के लिए, और फिर अगर बात ना बने तो वहाँ से खाली हाथ आना मेरे लिए मौत के बराबर होगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना फिर अंजलि से हर सूरत में रिश्ता करना ही होगा। तो माँ की बात सुनकर मैं इस बात में सर हिलाया और कहा कि आप पहले जाकर देखें तो सही। पहले बात तो यह है कि वह आपके बेटे को इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने इनकार कर डाला तो फिर आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आप बेफिक्र रहे। मेरी बात सुनकर माँ किसी हद तक इत्मीनान हो गई और फिर वहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगी। मैं उन्हें लड़की वालों के घर ड्रॉप करके वापस अपनी दुकान पर आ गया। माँ ने अंजलि की माँ से मेरी ख्वाहिश के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर परेशानी निकलने लगी और अंजलि की माँ ने बताया कि रूपा का रिश्ता तो हमने बचपन में ही उसके चाचा के बेटे से कर दिया था, क्योंकि उसके पैदा होते ही चाचा ने उसको अपने बेटे के लिए मांग लिया था। और बस हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से इसकी बड़ी बहन अंजलि की विदाई हो जाए तो हम रूपा के फर्ज से भी आज़ाद हो जाएंगे। अगर रूपा की मंगनी बचपन में ना हुई होती तो हम बड़ी के होते हुए छोटी का रिश्ता किसी भी हाल ना दे कर देते, अंजलि के पिता ने साफ साफ कहा था। और साथ ही यह भी कह दिया था कि आप अभी भी सोच समझ ले, अगर आपके बेटे को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो बेहतर है कि आप यह रिश्ता ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी तो लड़के और लड़की को गुजारनी होती है। अगर उनकी आपस में नहीं बन पा रही है तो ये ज़िंदगी का फैसला सही नहीं होगा, क्योंकि इस मामले पर मेरी माँ और मेरे दरमियान ठीक ठाक बहस हो चुकी थी। लिहाजा मुझे इस मामले में अपना फैसला पहले ही सुना चुकी थी। इसलिए वह जानती थी कि अंजलि का इनकार तो किसी भी सूरत में नहीं करना है। तो माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि हमें तो इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि रूपा की पहले से ही मंगनी हो चुकी है। अगर हमें पता होता तो हम कभी भी यह बात करने के लिए ना आते। लेकिन अब जब रूपा बेटी का रिश्ता हो चुका है तो हमें अंजलि के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अंजलि के पिता के चेहरे पर परेशानी थी और माँ की बातों पर भी वो इत्मीनान नहीं हो रहे थे। तो अंजलि के पिता ने कहा कि बहन, आपका बेटा छोटी की ख्वाहिश रखता है तो अब वो मेरी बड़ी बेटी के लिए कैसे राजी हो कि आप मुझ पर छोड़ दो। वो मेरी कोई भी बात नहीं टालता। मैं पहले ही उसे बता चुकी थी कि अगर छोटी का रिश्ता उन्होंने खुशी से दिया तो ठीक है, वरना मैं अंजलि को ही किसी भी हाल में अपनी बहू बनाऊंगी। देखिए बहन, यह शादी की बात है, कोई गुड्डा गुड्डिया का खेल नहीं होता जिन्हें आप आपस में एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर उनको ही फैसला करने दिया जाए तो बेहतर है। हमें आपसे तो कोई शिकायत नहीं है, यह तो बस किस्मत के फैसले हैं। आप घर जाकर आराम से तसल्ली कर ले कि साथ दोबारा से इसे मामले पर गौर करें और फिर अपने बेटे से बात करें और फिर हमें दोबारा से जो भी आपके दरमियान तय हो जाए बता दीजिएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती से आज बेटी का रिश्ता करते हैं तो कल उनके लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। आप और हम तो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं। अंजलि के पिता ने भी बहुत ही गंभीर भरे आवाज़ के साथ माँ को कहा। तो माँ उनके घर से जब अपने घर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि छोटी बेटी रूपा का रिश्ता तो बचपन में ही तय है और बस वह अंजलि की विदाई का इंतजार कर रहे हैं। तो माँ की बात सुनकर मेरा दिल बहुत ही भारी हो गया था।
फिर माँ ने धीरे से कहा कि बहुत ही अच्छे खानदानी लोग हैं, उनकी बेटी अंजलि भी बहुत अच्छी है और सलीकेदार लड़की है, हमें ऐसे हीरे को नहीं खोना चाहिए। तो मैं भी माँ की खुशी में हाँ कर डाला। तो माँ ने उसी वक्त फ़ोन करके अंजलि के माँ बाप को हाँ कर दी, लेकिन मंगनी की रस्म से पहले अंजलि के पिता मुझसे एक मुलाकात करना चाहते थे, लिहाजा मैं अगले दिन ही उनके घर चला गया। मैं अभी उनके ड्राइंग रूम में बैठा था कि मेरी नज़र ड्राइंग रूम की खिड़की से उनके लॉन में गई, जहाँ पर रूपा झूले पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। मेरी नज़रें उसकी खूबसूरत चेहरे पर जम गई थी और दिल में एक कसक उड़ गई। अचानक वहाँ पर एक नौजवान लड़का आया। उसे देखकर रूपा का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह दोनों एक दूसरे से बातों में इतने मग्न हो गए कि अपने आजू बाजू का भी उन्हें कुछ ख्याल न था। वह मंजर देखकर मेरी कनपट्टियाँ जलने लगी और मुझे गुस्सा आने लगा कि वैसे तो बड़े नेक और पाक दामन बनते हैं यह लोग, और अब देखो ये अपने मंगेतर से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है, वो भी इतने खुले माहौल में। मेरे सीने पर सांप लौटने लगे। उसी वक्त मेरे होने वाले ससुर ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और हाथ मिलाने के लिए मेरी तरफ आगे बढ़े। तो ना चाहते हुए भी मैंने अपना हाथ उनसे मिलाया। माँ का हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मुझे अंजलि के हवाले से कुछ सवाल किया और बताया कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं होगी, अगर आप इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होते तो इनकार कर दो। हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपकी माँ बहुत ही अच्छी इंसान है, उनके लिए इनकार करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ज़िंदगी आप दोनों को गुजारनी है, इसलिए पहले ही हर बात साफ हो जाए तो दोनों खानदान के लिए अच्छा है। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी माँ की खुशी को एक तरफ रखकर हमें अपनी मर्जी बताओ। तो मैंने कहा कि मैंने एक ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं था। अब जब तक यह बात हमारे सामने आ गई है तो मुझे अंजलि से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजलि मेरी माँ को पसंद है और मैं अपनी पसंद से भी आगे अपनी माँ की पसंद को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मेरी बात पर अंजलि के पिता इत्मीनान हो गए और खुशी से उठकर मुझे गले लगा लिया। उनके गले लगते ही मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर चोरी से रूपा की तरफ देखा, जो अभी भी मेरी जिद बनी हुई थी। दोनों घर वालों में शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। आए दिन मुझे माँ के साथ बाजार जाना पड़ता था। एक दिन मैंने शॉप में रूपा को अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग करते देखा तो मेरी आंखों में खून उतर आया। माँ मेरे हाल से बेखबर उसे गले लगाकर मिली। उसके साथ वह लड़का हमें नमस्कार करने के बाद आगे की तरफ चला गया। अचानक माँ से बातें करते करते रूपा के चेहरे पर झुंझुनाहट नजर आने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी देर से मैं सिर्फ उसे ही टकटकी बांधे देख रहा हूँ। उसने मेरी तरफ एक अजीब सी नज़र डाली और माँ से इजाज़त लेकर वह आगे बढ़ गई। वह जा चुकी थी, लेकिन अभी तक मैं उसी रास्ते की तरफ देख रहा था। माँ ने मुझे खोए हुए अंदाज में देखा तो बहुत ही सख्त नज़रों से देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। तो मैं अपने दिल में उभरते तूफान को दबाते हुए उठ खड़ा हुआ। शादी वाले दिन रूपा अंजलि से ज़्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन जब वो अपने मंगेतर की बातों पर हंसते हुए शर्मा कर लाल होती तो मेरे दिल पर छुरियां सी चल जाती थी। विदाई का टाइम भी आ गया तो मैं अपनी पत्नी अंजलि को लेकर घर पहुंचा। अंजलि जो मेरा रूम में इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा दिल तो अपनी साली रूपा पे अटका हुआ था। फिर एक ख्याल से मेरी आंखें चमकने लगी और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे कमरे में आता देखकर अंजलि खुद से सिमटने लगी। काश उसकी जगह रूपा होती। मेरे दिल में एक अजीब सी हुक उठी और मैंने गले लगाते हुए उसे बताया कि मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बस मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। मैं फ़ौरन वहाँ से उठा और अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने रूपा के नंबर पर कॉल किया और उसे बताया कि मैं तुम्हारी बहन को लेकर घर आ रहा हूँ। वह तुम्हें बहुत मिस कर रही है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ही बाहर रुकेंगे। अंदर किसी को नहीं बताना, वरना सब अंदर आने को कहेंगे। तो रूपा ने कहा कि ठीक है और खुशी से उसकी आवाज़ चहकने लगी। अब तक के प्लान के हिसाब से सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोच रखा था। जैसे ही मैं उसके घर के दरवाजे से थोड़ा दूर पर पहुंचा तो मैंने रूपा को फिर कॉल किया, तो वो अपने गेट के पास ही खड़ी थी। फ़ौरन ही बाहर निकल कर आई और तेज़ी से मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी। तो मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उससे बैठने को कहा तो वो फ़ौरन बैठ गई। मैं तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह संभलते हुए पीछे की तरफ देखने लगी। दीदी कहाँ है? उसने बड़ी हैरान हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वह डरी हुई सी यहाँ वहाँ नज़रें घुमाए हुए मुझे देखकर रोने लगी। बार बार उसका अपने मंगेतर के साथ हंसता चेहरा देखकर जितनी जलन मुझे होती थी, आज वही चेहरा रोता हुआ देखकर उतनी ही सुकून मिल रहा था। फिर उसकी आंखों के सामने सुहागरात बनाने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन
क्या करता, उसे रोशन के कोठे पर बेचकर घर आ गया, जहाँ अब मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाऊंगा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि कमरे में मेरे तीनों भाई जो बाहर गए हुए थे वो खड़े थे, और उनके साथ मेरे सास ससुर भी मौजूद थे, जिनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। लेकिन उन सबको एक साथ खड़ा देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई। एकदम से अंकल ने बोला, मेरी बेटी रूपा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही आई थी ना? नहीं अंकल, रूपा तो मेरे साथ नहीं आई। मैं हकलाते हुए, झूठ बोलते हुए, रूपा ने घर से निकलते हुए हमें कहा था कि तुम अंजलि को लेकर घर आ रहे हो उसे मिलवाने के लिए, क्योंकि अंजलि उसे बहुत मिस कर रही है, और अब तुम इनकार कर रहे हो। तो मैं डर से मेरा गला सूख गया, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रूपा घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप को मेरे कॉल का बता देंगी। उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। सच सच बताओ रोहन, वो बच्ची को कहाँ लेकर गए हो? उससे पहले कि मैं जवाब देता, मेरे तीनों भाइयों ने मुझे आड़े हाथों लिया और थप्पड़ लातों की बरसात कर दी। आखिरकार मैंने सब कुछ उगल दिया और उन्हें बताया कि मैं उसे रोशन के पास कोठे पर भेज दिया। तो सबको साफ सूंघ गया, और फिर मेरे भाई मुझे मारते हुए उस रोशन के कोठे पर ले गए, और जो पैसे रोशन ने मुझे रूपा के हवाले से दिया था वह उसके मुंह पर मार दिया और कहा कि रूपा को लेकर आओ। रोशन मेरे भाइयों का तेवर देखकर डर गई और फौरन रूपा को लेकर आ गई, जिसके हालात उस पर बीतने वाली कयामत का साफ साफ नजर आ रहा था। मेरे ससुर या कोई और मुझ पर दोबारा से हाथ उठाता, मेरी पत्नी अंजलि मेरे दरमियान आ गई और उन सबको मुझसे दूर कर दिया, और फिर अपने पापा को देखकर कहा कि आप रूपा को लेकर घर जाओ। बेटी की बात सुनकर उसके पापा हक्का बक्का रह गए, और फिर मेरी पत्नी अंजलि मुझे लेकर घर आ गई। मैं हैरान था कि इतनी बड़े वाक्य के बाद उसे तो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहिए था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मेरा ही साथ दे रही थी। उसके पापा ने अंजलि को बहुत समझाया कि वह तो लड़कियों को बेच देता है, तुम्हें भी किसी दिन बेच डालेगा, इस पर क्या भरोसा, तुम हमारे साथ चलो अंजलि। लेकिन वो ना मानी, और उसने अपने पापा को समझाया कि अब यही मेरा नसीब है। अपनी बहन की बातें सुनकर रूपा ने उसे बहुत ही नफरत भरी नज़रों से देखा, लेकिन अंजलि ने किसी बात की परवाह नहीं की। तो उसके माँ बाप ने अंजलि के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, और अपनी एक बेटी की बदनामी के डर से और दूसरी बेटी के घर उजड़ जाने के डर से मेरे ससुर ने अपनी जुबान को सील लिया, और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी बेटी रूपा की भी विदाई कर दी, जिसे उसका पति लेकर बाहर देश चला गया। यह और बात थी कि उसके पति को रूपा के साथ होने वाली ट्रेजेडी के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि यह बात छिपा ली गई। अब ईश्वर ही जानता है यह बात कब तक छिपी है। दूसरी तरफ माँ ने भाइयों के साथ रहने का फैसला किया। वह मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। अब मेरी शादी को काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो एक दोस्त के सुझाव पर मैंने अंजलि का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें अंजलि की रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर थी और सही थी। मैं नहीं बन सकता था, यह मेरे लिए एक बहू थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी। उन रिपोर्ट के हिसाब से मैं कभी भी बाप, ये खौफनाक खबर थी, लेकिन मैंने यह बात अंजलि से छुपा ली और अपनी मेडिकल रिपोर्ट कपड़ों की अलमारी में, लॉकर में, जिसकी चाबियां सिर्फ मेरे ही पास होती थी, उसमें रखने के लिए लगा था कि अचानक मुझे प्रेगनेंसी रिलेटेड गोलियां मिली। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। पास से गुजरते हुए मैंने अंजलि से पूछा कि यह गोलियां यहाँ क्यों रखी हुई है? तो उसने कहा कि यह मैं लेती हूँ। तो मैं हैरत से उसे देखने लगा। इतने साल में जो हम बे औलाद है, तो इसके पीछे ये वजह है कि तुम औलाद ही नहीं चाहती हो? तो वो हंसने लगी। हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि हमारी औलाद ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरी बेटी हुई तो तुम्हारे करतूत की सज़ा उसे ना भुगतनी पड़ जाए। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई, और मैं सर पकड़कर बैठ गया, यह सोचते हुए कि एक सज़ा जो मुझे इसी दुनिया में दूसरे इंसान पर ढाई हुए जुल्मों के नतीजे में मिल गई है, और दूसरी सज़ा मुझे ईश्वर की तरफ से मिली कि जिसमें मैं ना तो बेटा और ना ही बेटी पैदा करने के काबिल रहा था। मैं अगर अंजलि को इस चीज़ के लिए डाइवोर्स देकर दूसरी शादी भी कर लेता तो भी औलाद की खुशी से वंचित रहता। एक एक करके मुझे अपने सारे जुर्म याद आने लगे, और आखिरकार मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं अब वही काट रहा था जो मैंने बोया था। तो शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है दोस्तों, जिसमें धोखेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपको आपका जीवन साथी नापसंद हो तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। और हमेशा इंसान को सूरत नहीं बल्कि सीरत देखनी चाहिए। सूरत तो एक न एक दिन ढल जाती है, लेकिन एक अच्छा और एक सच्चा इंसान आपका साथ जीवन के आखिरी पड़ाव तक देता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है दोस्तों, और चैनल पे नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।